जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र में हम आपको बता चुके हैं, रुधिर के बारे में बता चुके हैं, रुधिर के भाग बता चुके हैं। उसमें हमने आपको आरबीसी के बारे में बताया, डब्ल्यूबीसी के बारे में बताया, जो उनके भाग थे। अभी हम आरबीसी के बारे में नहीं पढ़े थे, है ना। तो उसी चीज़ को हमें आगे बढ़ना है। शिरा के बारे में पढ़ाया था, धमनी के बारे में पढ़ाया था ना। तो उसमें आपको ये बताया गया था शिरा और धमनी में कि शिरा में जो है हमेशा अशुद्ध रुधिर बहता है, जबकि जो धमनी होता है उसमें हमेशा कैसा रुधिर बहता है, शुद्ध रुधिर बहता है ना। तो उसी तरह से परिसंचरण तंत्र के इसी सिलसिले में हम पढ़ेंगे आरबीसी के बारे में, जिससे लगभग क्वेश्चन जो है हर एग्जाम, चाहे जितने भी कंपटीशन एग्जाम हो, उसमें पूछे जाते हैं, है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं। आरबीसी लाल रुधिर कणिका, जैसे देखिए इसकी परिभाषा तो हमने बता ही रखी है ना। मानव शरीर का वह तंत्र जो आवश्यक एवं अनावश्यक पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करता है, उसी को हम बोलते हैं परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने किया था। किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था। और परिसंचरण जो तंत्र है वो मुख्यतः कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का है। एक तो बंद परिसंचरण तंत्र है और दूसरा क्या है? खुला। तो बंद परिसंचरण में बताया था कि इसमें जो रुधिर वाहिनी होगा वो किसी माध्यम से होके जाएगा, जबकि खुला जो परिसंचरण होगा वो किसी भी जीव के देह गुहा में ही प्रभावित होगा। तो 2 प्रकार के परिसंचरण तंत्र होते हैं। जहाँ तक तो हमने बता ही दिया था, शिरा के बारे में बताया, धमनी के बारे में बताया। तो आइए शुरू करते हैं आरबीसी के बारे में। चलिए, आरबीसी रेड ब्लड सेल या कार्पल्स भी बोलते हैं इसे, है ना। तो यहाँ देखिए लाल रुधिर कणिकाएं, या इसे बोलते हैं इरिथ्रोसाइट्स। क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स। अब यहाँ आरबीसी देखने को मिल पा रहा है। तो आरबीसी रेड ब्लड सेल्स जो आपके रुधिर वाहिनियों से होकर क्या होती हैं? बहती हैं। तो आरबीसी का जो आकार है, जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आरबीसी का जो आकार है आपको इस साइज में दिखाई देगा, और इस तरह से ये लगातार बहता रहता है ना। लेकिन जब रुधिर निकलता है तो देखते हैं कि लिक्विड फॉर्म में होता है। एक्चुअली में जब माइक्रोस्कोप लगा के देखोगे ना तो उसमें आपको इसका साइज जो है इस टाइप का दिखाई देगा आरबीसी का। आइए और जानते हैं आरबीसी के बारे में। अब बहुत से ऐसे जंतु होते हैं जिसमें आरबीसी तो उपस्थित नहीं होती है ना। तो आरबीसी अगर उपस्थित होगी भी लेकिन उसमें हीमोग्लोबिन नहीं होगा। तो जिनमें अगर हीमोग्लोबिन नहीं है तो इसका मतलब है कि उसमें हीमोसील है। उनके जो ब्लड का रंग होगा वो लाल नहीं है। किसी में हीमोसाइनिन हो सकता है, किसी में हीमोसील हो सकता है। तो ब्लड के अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं। आइए देखते हैं। आरबीसी का आकार गोलाकार या तस्तरी नुमा होता है, कहीं कहीं अंडाकार भी लिखा रहता है। तो आरबीसी का आकार अगर माइक्रोस्कोप, अगर सूक्ष्मदर्शी के नीचे अगर देखकर हम उससे देखेंगे तो आपको जो आरबीसी का जो आकार दिखाई देगा ना वो कैसा दिखाई देगा? गोलाकार या फिर तस्तरी नुमा। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि आरबीसी का आकार कैसा है तो आप बता सकते हैं कि आरबीसी का आकार गोलाकार या तस्तरी नुमा या फिर अंडाकार होता है ना। तो आइए और देखते हैं। यह ऑक्सीजन का संवहन करती है। क्या करती है? इसका कार्य है कि यह हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का सर्कुलेशन करती है, ऑक्सीजन का परिवहन करती है। तो हमारी पूरी बॉडी में जो ऑक्सीजन का परिवहन है जब वो होता है तो इसी के माध्यम से होगा, ठीक है। क्योंकि इसके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। तो इसका कार्य है ऑक्सीजन को संवहन करना। क्या अब वो ऑक्सीजन का ही संवहन करेगी? नहीं। अब ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी तो है, उसको भी परिवहन करेगी। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगी कि हमारे कोशिका से बाहर निकालेगी, जबकि ऑक्सीजन को क्या करेगी कि हमारे कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करेगी। ये आरबीसी का काम है ना। तो इसका काम है संवहन। इसीलिए तो आरबीसी जो है कि ये संवाहक ऊतक में ही तो आते हैं ना। संवाहक ऊतक में आते हैं जो क्या करते हैं कि किसी भी पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करते हैं ना। तो उसी तरह देखो पौधों में जो है संवाहक ऊतक है ना। तो पौधों में जो संवाहक ऊतक है उसे हम जाइलम और फ्लोएम के नाम से जानते हैं ठीक। आइए देखते हैं।
आगे देखिए, यह मानव में 54 लाख प्रति घन मिलीमीटर होता है। तो यह मानव में लगभग 54 लाख प्रति घन मिलीमीटर होता है। इसका निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा। लाल अस्थि मज्जा कहाँ होता है बेटा? जैसे जो हमारी बोन्स होती है ना, तो बोन्स में देखते हैं कुछ कैविटी होती है, कुछ खाली जगह होती हैं, उसमें जो सेल्स भरे होते हैं, जो फाइबर्स भरे होते हैं, जो उसमें मैट्रिक्स भरे होते हैं, एक्चुअली में वो क्या होते हैं कि लाल अस्थि मज्जा। यहीं से आरबीसी का निर्माण होता है ना। सुने होंगे ना, लाल वाला खून, इसी को बोलते हैं। तो लाल अस्थि मज्जा में, जिसे बोन मैरो बोलते हैं, इसमें ही आरबीसी का निर्माण होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो याद रखना है दोस्तों कि होता है लाल अस्थि मज्जा में। अब लाल अस्थि मज्जा हमने बता दिया कि हड्डियों का जो खाली जगह, जो हड्डियां हैं, हड्डियों के बीच में जो मैट्रिक्स भरे हैं, उसी में होता है क्या? लाल अस्थि मज्जा। और लाल अस्थि मज्जा तो प्लेटलेट्स का भी निर्माण करती है ना। एक तो आरबीसी का और दूसरा प्लेटलेट्स, दोनों जो कार्पल्स हैं, दोनों कार्पल्स का निर्माण जो है कि वो लाल अस्थि मज्जा में ही होता है। आगे देखते हैं, इसका निर्माण भ्रूणावस्था में यकृत व प्लीहा में होता है। भ्रूणावस्था मतलब जब बच्चा मां के गर्भ में होता है ना, तो उस समय आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अब बच्चा जब गर्भ में है तो अब जाहिर सी बात है कि उतना जल्दी तो उसके शरीर में हड्डियां तो बनेंगी नहीं। जब हड्डियां नहीं बनेंगी तो उसमें अस्थि मज्जा नहीं होगा। तो जो ऑर्गन्स बने हैं, जैसे कि यकृत बना है ना, जो यकृत बना है और प्लीहा जो बना है, तो इसमें ही क्या होता है कि भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण होता है ना। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये किया जाता है कि भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो बताना है यकृत और प्लीहा में होता है। अब यकृत जो है, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और यकृत का जो वजन है लगभग 1.5 kg है। चॉकलेट कलर का होता है, 2 भागों में बटा होता है। अधिकतर कार्यों का जो कार्यवाहन है वो काम करता है और एक तरह से बाह्य स्रावी ग्रंथि है, जो क्या करती है कि कई प्रकार के एंजाइम स्रावित करती है। उसके साथ साथ में यकृत जो है क्या करती है? पित्त रस का निर्माण करती है। अगर आप आपसे अगर ये पूछा जाता है कि पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है, तो ये नहीं बताना कि पित्ताशय में होता है ना। कहाँ होता है? यकृत में होता है, बल्कि संग्रहण कहाँ होगा? वो पित्ताशय में होगा, है ना। तो जो पित्ताशय में जो पित्त रस बना है, तो पित्त रस में 2 प्रकार के पदार्थ होते हैं, जैसे कि बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, है ना। बात समझ में आ रही बच्चे? तो अगर भ्रूणावस्था में पूछा जाता है तो यकृत जो है कि भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण जो है वो यकृत और प्लीहा में होता है। बात समझ में आती है? आरबीसी का रंग लाल, जो खून का जो रंग लाल होता है, जो आरबीसी का रंग जो लाल होता है, ठीक है, आरबीसी का रक्त जो लाल होता है वो क्यों होता है? क्योंकि उसमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन। अब यहाँ मैं हीमोग्लोबिन को समझाता हूँ कि हीमोग्लोबिन वास्तव में है क्या, कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, कौन सा तत्व पाया जाता है हीमोग्लोबिन के बारे में। ठीक है, आइए समझते हैं। तो अगर हम हीमोग्लोबिन को यहाँ पर डिफाइन करें, जैसे कि ये लिखा है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन जब लिखते हैं हीमोग्लोबिन, तो इसमें तोड़ दें बेटा, तो एक तरफ मिल जाएगा आपका हीम मिल जाएगा और दूसरी तरफ मिल जाएगा ग्लोबिन, ग्लोबिन मिल जाएगा। तो इसमें जो हीम है वो क्या है? वो एक प्रकार का आयरन तत्व है। क्या है? आयरन तत्व है। जबकि ग्लोबिन उसमें क्या है? प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है। तो अब हीमोग्लोबिन जो है कि 2 चीजों से मिलकर बना है, एक तो लौह तत्व से और दूसरा प्रोटीन से। तो उसमें जो लौह तत्व है वो हीम है, जबकि ग्लोबिन क्या है? वो प्रोटीन है। दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? हीमोग्लोबिन, जिसके कारण हमारा जो रक्त होता है वो लाल होता है ना। जैसे और जंतुओं में देखो तो लाल खून तो नहीं होता है, परंतु उसमें जो है कि हीमोसील होगा, हीमोसाइनिन हो सकता है ना, जिसके कारण उनका रंग जो है अलग अलग हो सकता है। कुछ जंतुओं का अगर रक्त देखो तो उनका जो है कि बैंगनी रंग का होता है, किसी का हरे रंग का होता है, तो किसी का जो है कि बेरंग होता है, मतलब उसमें कोई रंग ही नहीं होता है। तो वो उनमें उपस्थित वर्णकों के ऊपर आधारित है ना। तो यहाँ पर जो मनुष्य का जो रक्त है उसमें हीमोग्लोबिन होगा और उसी के कारण रक्त क्या होगा?
लाल होगा, हर व्यक्ति का रक्त जो है लाल होता है ना। तो लेकिन उस ग्रुप के आधार पर देखा जाए तो जो रक्त का जो ग्रुप होगा वो अलग अलग हो जाएगा ना। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर आपस में भाई भाई, सबका ब्लड एक है, सब एक जैसे हैं, किसी में कोई अंतर नहीं है। अंतर कौन करता है? अंतर हम ही आप करते हैं। ठीक है, ये जो पूरा सिस्टम बना रखा है उसी पे है, और जो बनाया है उसी पे जितने भी पॉलिटिशियन हो गए, चाहे वो नेता की बात करें या मीडिया की बात करें, वो केवल इसी पे बात करते हैं ताकि उनकी जो है टीआरपी बनती रहे। ठीक है, देश के लिए क्या करना है, देश में क्या होना चाहिए, कहाँ हॉस्पिटल बनना है, कहाँ एजुकेशन सेक्टर पे काम करना है, कहाँ पर्यावरण को बचाना है, कहाँ तालाबों को बचाना है, कहाँ नदियों को बचाना है, इस पर कोई भी चर्चा नहीं करता है। आजकल आप देख रहे हो मीडिया में खासकर जो है कि केवल धर्म, जाति, केवल इसी पे विवाद चलता है बस। और जितने भी मीडिया वाले हैं वो सभी क्या करते हैं कि अपनी टीआरपी को कमाने के लिए, अपने टीआरपी को बढ़ाने के लिए, अपने चैनल को बढ़ाने के लिए, चाहे वो छोटे मोटे पत्रकार ही क्यों ना हो, वो सभी धर्म और जाति पे बात करते हैं। कभी किसी ने आज तक नहीं, जब से लगभग काफ़ी 10 साल बीत गए, किसी ने ना बेरोजगारी पे बात किया है, ना तो शिक्षा की बात किया है, ना हॉस्पिटल की बात किया है, ना तो किसी भी पर्यावरण की बात किया है, ना तो इस भारत को आगे बढ़ाने की बात की है। सिर्फ लड़ते रहे आपस में धर्म और जाति पर, देश के बारे में सोचा कहाँ। अब महात्मा गांधी और शहीद भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने इस देश को आज़ादी तो दिलाई क्योंकि उन्होंने देश से प्यार था। हालांकि देश से कई लोग ऐसे हैं जिनको देश से बहुत प्यार है, वो लड़ते हैं अपने अधिकार के लिए। तो खासकर ध्यान देना चाहिए, जितने भी मीडिया कर्मी हैं या जितने भी लोग हैं उनको ध्यान देना चाहिए कि वो जो है कि इस बात पर ध्यान दें कि देश को आगे कैसे बढ़ाना है। हम एजुकेशन की बात करेंगे तो होगा, बेरोजगारी की बात करेंगे तो होगा, हम पर्यावरण बचाने की बात करेंगे तो होगा। ठीक है, इन सब पे बातें करने से तभी हमारा देश तरक्की की तरफ बढ़ सकता है, और कोई भी कारण देश को आगे नहीं बढ़ा सकता है। आइए देखते हैं। इसीलिए ये सब बिना इस सब पे राजनीति किए देश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। मैं सभी लोगों से, मैं जितने भी, चाहे वो नेतागण, मंत्रीगण, विधायक, सांसद जो भी हैं, सभी लोगों से मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वो देश के विकास के हित में सोचें। आप काम करिए, आप जनता के बीच में बने रहेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। तो आरबीसी का जो रंग है वो हीमोग्लोबिन के कारण जो है कि लाल होता है। अब आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि ऑक्सीजन आपके बॉडी के अंदर प्रवेश किया, लंग्स में गया, फुफ्फुस में गया, तो फुफ्फुस में विसरण और परासरण की प्रक्रिया के द्वारा क्या होगा कि वो ऑक्सीजन जो है कि वो रुधिर के कांटेक्ट में आएगा। जब रुधिर के कांटेक्ट में आएगा तो वो बना देगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का मतलब होता है कि जो रुधिर है वो पूरी तरह से क्या हो चुका है? शुद्ध हो चुका है। तो रुधिर की शुद्धता क्या है कि रुधिर की में शुद्ध क्यों है? इसलिए शुद्ध है क्योंकि उसमें क्या है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। लेकिन अगर रुधिर में कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है तो इसका मतलब ये होता है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है, जिसके कारण रुधिर क्या है? अशुद्ध है। बता सकते हैं कि रुधिर किस में, जो अशुद्ध रुधिर होता है वो किस वाहिनी में बहता है? शिरा में। जबकि शुद्ध जो बहता है वो किस में बहता है? धमनी में। और उनसे जुड़ी जो पतली पतली या बाल के समान जो वाहिनियां होती हैं वे सभी एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं शिरा और धमनी से। आइए आगे देखते हैं। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया ना बच्चे। तो यहां पर क्या हुआ कि रक्त पूरी तरह से शुद्ध हो गया। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। कितना होता है? 7.4 होता है। अब आगे बात करते हैं, यहां आरबीसी की बात करते हैं। आरबीसी का जो जीवन काल है वो लगभग कितना है? 120 दिनों तक। कितना है? 120 दिनों तक है, जीवित रहता है। अब ऐसा नहीं कि ये जो है कि समाप्त हो जाएगा तो बॉडी जो है समाप्त हो जाएगी, ऐसा नहीं। बॉडी के अंदर जो पुरानी सेल्स होती हैं वो खत्म होती हैं, जो नई सेल्स बनती रहती हैं। तो इसीलिए बिरचू ने कहा है कि पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। शरीर में जो पहले से उपस्थित कोशिकाएं हैं उन्हीं कोशिकाओं के द्वारा नई कोशिका बनती है। ठीक, तो यहां देखिए, फिर
आरबीसी का जो जीवन काल है 120 दिनों तक होता है। यहाँ पर याद रखने वाली जो बात है, उसका जीवन काल लगभग 120 दिनों तक होता है। हो सकता है 100 हो जाए 80 हो जाए ना। जैसे बॉडी अगर अस्वस्थ है या फिर ब्लड में बहुत सारे केमिकल्स अगर मिल गए हैं तो उसके कारण जो है कि इसका लाइफ स्पैन घट भी तो सकता है, जीवन काल। अब आरबीसी की बात करते हैं तो आरबीसी में केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी काय, ये 3 सेक्टर आते हैं। तो एक चीज यहां देख लीजिए, मैं यहां नीचे बता दे रहा हूं। एक तो बेटा हो गया आपका केंद्रक, दूसरा हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद आ जाता है गोल्जी काय। ये 3 चीजें, ये तीनों की तीनों जो आरबीसी में, ये तीनों की तीनों आरबीसी में, किसमें? आरबीसी में नहीं पाए जाते हैं, है ना। तो यहां पर ध्यान रखना कि उसमें न तो केंद्रक होता है आरबीसी में, न ही तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, न ही गोल्जी काय होता है। केंद्रक की खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। केंद्रक क्या होता है? जिस तरह से हमारे शरीर में ब्रेन होता है ना, तो ब्रेन क्या करता है कि सभी बॉडी को कंट्रोल में करता है, उसी तरह से जो केंद्रक होता है वो हमारे कोशिकाओं को क्या करता है? कंट्रोल में करता है, उस पर नियंत्रण करता है। और केंद्रक में ही होते हैं अनुवांशिक पदार्थ। अब बात कर लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने किया था, जबकि इसका नामकरण जो है किसने किया था? सी बेंडा ने किया था। कहीं कहीं पर जो है कि वैज्ञानिक का नाम आता है, कोलिकर का नाम भी आता है कि कोलिकर ने इसकी खोज किया, ठीक है। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। तो अगर कोलिकर दिया है तो कोलिकर है, अल्टमान है, सी बेंडा है। इसमें 3 वैज्ञानिक पार्टिसिपेट किए थे माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकाओं को ऊर्जा घर कहा जाता है, द पावर हाउस ऑफ द सेल। मतलब कोशिकाओं का जो है बिजली घर जो है वो क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, वो क्या करता है कि हमारे शरीर में ऊर्जा को स्टोर करके रखा ना, स्टोर कर रहा। लेकिन हमारी बॉडी को जब जरूरत पड़ता है तब वो क्या करता है कि वो सप्लाई करता है कोशिकाओं को, किस रूप में? एटीपी के रूप में। इसीलिए एटीपी को ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो एटीपी का पूरा नाम है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे लोग व्रत हैं, अब किसी कोई व्रत है तो भूखा है, जब से भूख लगती है तो उसकी मृत्यु तो नहीं होती है। तो उसकी मृत्यु नहीं होती तो इसका मतलब है कि बॉडी के अंदर ऐसा कुछ है ना कि जो आपको क्या कर रहा है कि लगातार ऊर्जा देने का काम कर रहा है। तो जो ऊर्जा देने का काम कर रहा है वो क्या है बच्चे? वो है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। यहां ध्यान देना भैया, माइटोकॉन्ड्रिया है। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमान ने किया, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया शब्द का प्रयोग जो है कि सी बेंडा ने किया, सी बेंडा। अब बात करते हैं गोल्जी काय की। तो गोल्जी काय जो होता है, गोल्जी काय की खोज जो है कैमिलो गोल्जी ने किया। किसने किया? कैमिलो गोल्जी ने किया। ये जो है कोशिका की ट्रैफिक पुलिस कही जाती है ना। तो शरीर के अंदर जो भी पदार्थ बन रहे हैं उसको कहाँ पहुंचाना है, किस दिशा में ले जाना है, तो यह क्या करता है कि कोशिकाओं के अंदर बने पदार्थों को दिशा निर्देशन कर देने का काम करता है ये गोल्जी काय। मैं पुनः रिपीट कर देता हूं कि गोल्जी काय की खोज कैमिलो गोल्जी ने किया। किसने किया? कैमिलो गोल्जी। अगर आपसे पूछा जाता है कि कोशिकाओं का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है तो क्या बताएंगे आप लोग? गोल्जी काय को। परंतु अपवाद भी तो है। अपवाद का मतलब होता है कि इस नियम को कोई विरोध कर रहा है। यहां देखो, नहीं पाए जाते हैं, परंतु क्या है कि ऊंट व लामा के आरबीसी में केंद्रक पाए जाते हैं। ऊंट जिसे रेगिस्तान का क्या कहा जाता है? जहाज कहा जाता है। वह अधिक दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है, क्योंकि उसके ऊपर जो कुबड़ होता है ना, वो फैट का बना होता है, जो वाटर को एब्जॉर्ब करके रखता है। फिर आवश्यकता पड़ने पर वो क्या करता है कि बॉडी को वाटर सप्लाई करता रहता है। और रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऊंट का जो पैर है वो गद्देदार होता है ना, उसका क्षेत्रफल ज़्यादा होता है ना। जब क्षेत्रफल ज़्यादा होता है तो उस पर दाब क्या होगा? कम लगेगा। इसी कारण वह रेत में क्या होता है कि तेजी गति से भागता है। अभी हिरन को कह दो, अभी बकरी को कह दो, अभी शेर को कह दो ना, तो ये सब रेत में नहीं भाग सकते हैं जितना तेज गति से ऊंट चलेगा। इसीलिए ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है ना। तो आगे देखिए, फिर यहां तक हो गया। तो ऊंट व लामा के आरबीसी में क्या पाया जाता है? केंद्रक पाए जाते हैं।
तो आरबीसी हो गया। लामा, लामा जो होता है थोड़ा छोटा सा होता है, उसकी गर्दन थोड़ी लंबी होती है ना, तो उसमें भी आरबीसी में क्या होगा, केंद्रक पाया जाएगा। अब आरबीसी की बात करते हैं, इसकी अंत की बात आ गई। तो आरबीसी का जो आरबीसी की जो मृत्यु है वो यकृत में उपस्थित कुप्फर कोशिकाओं, किसके द्वारा, कुप्फर कोशिकाओं, किसके द्वारा, कुप्फर कोशिकाओं के द्वारा, कुप्फर कोशिकाओं के द्वारा होता है। इसी कारण से यकृत को आरबीसी का कब्र कहा जाता है। तो अगर पूछा जाता है कि आरबीसी का कब्र किसे कहा जाता है, तो यकृत को कहा जाता है। यकृत में कौन सी कोशिकाएं होती हैं जो आरबीसी का भक्षण कर लेती हैं, वो है कुप्फर सेल्स, कुप्फर कोशिकाएं होती हैं। तो ये तो रहा आपका आरबीसी का पूरी की पूरी जानकारी परिसंचरण तंत्र में। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे WBC, जिसे कहते हैं वाइट ब्लड सेल। इसको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर लीजिए, है ना। अच्छा, एक चीज़ तो है कि मान लीजिए बहुत बड़े बड़े लोगों के पास जो है कि टेक्नोलॉजी है, और टेक्नोलॉजी के द्वारा शायद वो जो LED वाला बोर्ड लगा रहता है ना, तो उसमें पढ़ने में और मज़ा आता है। अब ये हम लोग का क्या है कि थोड़ा इसमें बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं लेते हैं, लेकिन घबराओ मत बच्चों, एक समय आएगा कि यहाँ पर LCD लगी होगी और यहाँ मैं खड़ा हूँगा पढ़ाने के लिए। बेफिक्र रहना, पढ़ो, कहीं भी क्वालिटी एजुकेशन लो, कहीं से भी लो, लेकिन पढ़ो जरूर, चाहे जहाँ से पढ़ो। हम ये नहीं कह रहे कि किसी से मत पढ़ो, लेकिन पढ़ो। हम ये नहीं कह रहे कि केवल हम ही से पढ़ो, पढ़ो कहीं भी पढ़ो, है ना। तो यहाँ देख लीजिए, ये है स्क्रीनशॉट, इसका ले लीजिए, फिर हम आगे आप लोग को बताते हैं। आई होप कि आप नोट कर लिए होंगे, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कई लोग होते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फ़ोटो तो ले लेते हैं, पढ़ते कहाँ हैं, पढ़ते हैं ही नहीं, मोबाइल में ही पड़ा रहता है। इसलिए पढ़ते जाओ, लिखते जाओ, समझते जाओ, अगर समझ गए तो दिमाग में आ गया, है ना। अच्छा, एक चीज़ है कि अगर हम दिमाग को खाली रखें ना, तो दिमाग को अगर खाली रखते हैं तो वो हमें तरह तरह से जो है कि भटकाने की कोशिश करता है ना। दिमाग को खाली रखते हैं तो दिमाग में फालतू की बातें भर जाती हैं, लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में अच्छी बातें भी आती हैं, है ना। तो इसलिए पढ़ाई करते रहिए। अगर खेत को यूं ही खाली छोड़ दिया जाए तो प्रकृति क्या करती है कि उसमें घास फूस से भर देती है, लेकिन अगर उसमें हम फसलों को उगाते हैं तो फसल पूरा भर जाते हैं ना। तो इसीलिए अच्छी चीज़ों को दिमाग में रखो, और जब कोई चीज़ नया सीखोगे ना तो दिमाग का जो न्यूरॉन्स होता है वो डेवलप होता है, ठीक है। चाहे और स्थिति में जो है कि ब्रेन की कोशिकाएं डिवाइड ना करें, लेकिन न्यूरॉन्स तो डेवलप होंगे। जब पढ़ोगे तो न्यूरॉन्स से न्यूरॉन्स आपस में जुड़ेंगे, जानकारी और आपकी बढ़ेगी, है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। आइए अब बताते हैं किसके बारे में, WBC, वाइट ब्लड कार्पल्स। इसी को बोलते हैं श्वेत रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, है ना। और इसे बोला जाता है ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, है ना। तो इसे क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई रंग नहीं होता है ना, रंगहीन होता है, इसमें कोई पिगमेंट तो होता नहीं है, लेकिन ये हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण कार्य करती है। हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करने का काम करती है। हमारे शरीर के अंदर आए जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस सबसे लड़ने में क्या होता है, सक्षम होता है। अगर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी ठीक है, अगर हमारी बॉडी का प्रतिरक्षा तंत्र सही है, तो किसी भी रोग से लड़ने में सक्षम होती है। बुखार होने का क्या रीजन कि हमारी बॉडी जब किसी भी रोग से लड़ती है तो सर्वप्रथम में बुखार ही होता है, हीट हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं।
अब यहाँ पर है WBC। जब WBC को डिवाइड करेंगे ना तो WBC मुख्यतः जो है कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है ना। तो दो प्रकार की होती है, एक तो होती है कणिका मय और दूसरा होती है अकणिकामय। इसे बोलते हैं ग्रेनुलर और इसे बोलते हैं अग्रेनुलर। दो प्रकार की आरबीसी होती है ना। कणिका में मतलब उसमें क्या होते हैं कि छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जबकि ठीक है, तो इसमें कणिका में हो गया और क्या है? अकणिका में है। तो यहाँ देखो जो कणिका में है वह मुख्यतः कितने प्रकार की है? तीन, 1 2 3। एक तो है बेटा आपका इओसिनोफिल्स, इओसिनोफिल्स होता है। दूसरा क्या है आपका? बेसोफिल्स। फिर उसके बाद आपका क्या है? न्यूट्रोफिल्स है। लेकिन यह मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? ये भी मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक तो होती है मोनोसाइट्स और दूसरा है बेटा आपका लिम्फोसाइट्स। क्या है? लिम्फोसाइट्स क्या है? लिम्फोसाइट्स। जो लिम्फोसाइट्स हैं वह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, 1 और 2। एक होता है टी लिम्फोसाइट और दूसरा है बी लिम्फोसाइट्स। तो ये सभी जो है कि WBC के प्रकार है ना। तो जो WBC है वो एक तो कणिका में हमने बता दिया, दूसरा अकणिका में बताया। कणिका में का मतलब ये होता है कि इसमें जो है कि पार्टिकल्स ना कणनुमा होते हैं ना। तो ये थोड़ा से जेली टाइप के होते हैं, थोड़ा लिक्विड फॉर्म में होते हैं ना, तो इसमें कण नहीं पाए जाते हैं। लेकिन ये सभी मिलकर क्या करती हैं कि हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रदान करती हैं, प्रतिरक्षा प्रदान करने का कार्य करती हैं। चलिए आगे देखते हैं। एकदम ठीक है, तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, तो मैं फिर एक बार रिपीट कर दे रहा हूं कि WBC का मतलब होता है वाइट ब्लड कार्पल्स या सेल्स कह लो। ठीक है, फिर उसके बाद तो ये श्वेत रुधिर कणिकाएं इसको बोलते हैं। श्वेत क्यों है? क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का वर्णक या पिगमेंट नहीं होता है जिसकी वजह से लाल हो। इसका कोई आकार भी नहीं होता, अमीबा का आकार का होता है। तो इसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे WBC के बारे में कि इसका निर्माण कहाँ होता है, ये बनता क्या है, इसका कार्य क्या है, इन सब की कितनी मात्रा होती है। तो इनको जो है आपको हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे और समझाएंगे। बात समझ में आई? तो पढ़ाई इसी तरह से मन लगा के करते रहिए और हमसे जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें। जितना जल्दी चैनल ग्रो करेगा, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, शेयर करते हो, लाइक करते हो, तो हमारे हौसले बढ़ जाते हैं। हमें भी आपसे ही ताकत मिलती है आगे बढ़ने की। अगर आप लोग का साथ रहा तो एक दिन आसमान जरूर छू लेंगे। तो साथ बनाए रखें और लगातार अपने जो भी आप कार्य कर रहे हैं उस पर लगातार कार्य करते रहें और मैं आपको कोशिश करूंगा कि अच्छी से अच्छी जानकारी प्रोवाइड करवाता रहूं, देता रहूं। आइए इसको नोट कर लीजिएगा। मैं इधर थोड़ा साइड हो जा रहा हूं, नोट कर लीजिए ना। तो जैसे टी लिम्फोसाइट है, बी लिम्फोसाइट्स है। जैसे बी लिम्फोसाइट्स है ना, तो ये क्या करती है कि किसी भी रोगाणु से लड़ती है, लेकिन ये क्या करती है कि इसकी हेल्प कर देती है ना, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। और इसकी सहायता करती है तो कई प्रकार के प्रतिरक्षी प्रोटीन भी उत्पन्न होते हैं, जैसे IgE हो गया, IgA हो गया, IgM हो गया। तो अलग अलग प्रकार के प्रतिरक्षी प्रोटीन उत्पन्न होते हैं।
ना। तो विषाणु क्या करते हैं कि इन्हीं कोशिकाओं को तो नष्ट कर देते हैं ना, टी सेल्स को, बी सेल्स को नष्ट कर देते हैं, जिसके कारण ये हमारे शरीर में पूरी तरह से प्रभावी हो जाते हैं और हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा बीमार कर देते हैं। अंततः हमें इस दुनिया से विदा करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं बेटा, तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए, समझते रहिए, बातों को ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, बाकी ये सब है और बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आरबीसी के बारे में। ठीक है, तब तक मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।